नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य जानकारी का सेट नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट। सभी यूपीएससी के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा, जीके का, जीएस का ये सेट, और ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस ऐसे सेट्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन सेट के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आंसर देते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संगीत का आदि किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत आप जानते हैं, हमारे जो वेद हैं वो हैं 4, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, 4 हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या जा रहा है? संगीत का। तो संगीत का जो है वो सामवेद है, याद रखिएगा, सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ के लिए यजुर्वेद, जादू टोना कई बार पूछ लेता है कहाँ पर है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर आपका अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे पुराना पूछ दे तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस पूछता है और बोर्ड जैसा उत्तर दिया होता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी वैदिक साहित्य है इनको दोस्तों, जो भी आप सामवेद में देखेंगे, भजन, संगीत, इसको नोट्स के रूप में दोस्तों प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये लगभग पूरी तरह से बात करेंगे ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। सामवेद याद रखिएगा संगीत की जब भी बात आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? पूछा जा रहा है भाषा और लिपि में। ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं वो दोस्तों जो है लगभग दोस्तों जो है 33 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो है स्तंभों पर, जो स्तंभ मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जो है क्या कहते हैं, पिलर्स जो होते हैं उस पर है, चट्टानों पर है, ठीक है, चट्टानों पर लिखा है, गुफाओं में भी जो है शिलालेख मतलब कह सकते हैं जो आपका अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और ये जो गुफा है उसकी दीवारों पर। और ये दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका 269 जो ईसा पूर्व है से 231 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब इनका जो शासनकाल था इसके बीच में दोस्तों जो है ये सब खुदवाए गए हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? वो पूछा गया कि जो अभिलेख है वो किस भाषा में और किस लिपि में। तो याद रखिएगा अधिकतर, देखिए है तो बहुत सारे चीज़ों में, जैसे अभी मैं बताऊँगा। तो अधिकतर बात करेंगे प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, याद रखिएगा। तो प्राकृत और ब्राह्मी ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पाली मार देते हैं तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये सुनिए, ये आधुनिक अगर बात करेंगे जो आपका बांग्लादेश का एरिया हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, नेपाल के ये सब जो जगह हैं यहाँ पर दोस्तों इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रमाण है या फिर जो अभिलेख है वो दोस्तों जो है भाषा, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है किया गया है। और अगर यहीं पर बात करें पश्चिमी क्षेत्र जो है इसके जो शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अगर बात करेंगे एक जो शिलालेख है वो यूनानी भाषा में भी प्राप्त हुआ है। अगर बात करेंगे यूनानी और जो है अरामाई भाषा में द्वितीय भाषीय आदेश दर्ज है, तो ये सब भी है, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें उसमें देखेंगे ना, तो कई अभिलेख कई चीज़ों में है, लेकिन अधिकांश की बात जब करेगा तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है? उद्गार मतलब उसमें सक्रियता कह सकते हैं। तो जो जागृत ज्वालामुखी है, पहले ज्वालामुखी को समझ लीजिए। ज्वालामुखी को 3 रूप में मुख्यतः बांटा जाता है, एक सक्रिय या इसी को कहते हैं जो है जागृत, ठीक है। एक होता है निष्क्रिय और एक होता है विलुप्त। तो ये आपके जो है ज्वालामुखी होते हैं, मतलब बांटा गया है वैसे ज्वालामुखी ये 3 प्रकार। सक्रिय मतलब ये जागृत वाले को कहेंगे। निष्क्रिय मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय में हुआ था कभी लेकिन अभी स्लो डाउन है कह सकते हैं, या फिर कहीं कि हाल ही में दोस्तों इसमें ये शांत है। जिसे सक्रिय मतलब अभी भी ज्वालामुखी उसमें मतलब फूट रहा है, लावा कह सकते हैं। और निष्क्रिय में कह सकते हैं कि हाल ही में हुआ था लेकिन अभी शांत है। और विलुप्त मतलब कि आप दोस्तों इसमें लंबे समय तक कोई भी विस्फोट का या ऐसा कुछ देखा नहीं गया और संभावना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है अक्सर उद्गार मतलब जागृत ज्वालामुखी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो एल नीनो जो जलधारा है ये आपका पेरू के तट पर प्रकट होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो ये मानसून है ये इसको दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो एल नीनो है और इसको
एल नियो भी कहते हैं, ठीक है। तो एल नियो है, ये सब जो है एक विलेन के रूप में माने जाते हैं। और अगर बात करेंगे तो जो प्रशांत महासागर में पेरू जो देश है, इसके निकटवर्ती जो गहरे समुद्र के तट है, ठीक है, इसमें घटने वाली एक हलचल जो है एल नीनो या किसी मानसून का विषय तय करती है, ठीक है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो एल नीनो है ये जो प्रशांत महासागर के जो सतह पर मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपके प्रशांत महासागर से सटे हुए जो हैं, ठीक है, तो इसमें तापमान बढ़ने से क्या होता है, जो पूरे एशिया हो गया या पूर्वी अफ्रीका है, इसकी मौसम की स्थितियों में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश का मतलब हो जाता है और बाढ़ का संभावना बढ़ जाता है। और पश्चिमी जो तट हैं उसके जो मध्य भाग हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। तो ये कभी कभी समीकरण उलट भी जाता है, ठीक है। तो इसको विलेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये पेरू के तट से रिलेटेड है एल नीनो जलधारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गणतंत्र होता है। गणतंत्र देश एक तरह से बात करेंगे तो उसके बारे में कुछ बताया जाए, गणतंत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य को गणतंत्र कहेंगे। आगे बताया गया है जो अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला जो राज्य है इसको कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है संसदीय जो आपका शासन पद्धति वाला राज्य है इसको कहेंगे। तो गणतंत्र में ये होता है जो अध्यक्ष है वो आपका वंशानुगत न हो, ठीक है, इसको कह सकते हैं जो है गणतंत्र, मतलब लोकतंत्र कह सकते हैं, गणतंत्र कहते हैं। ये एक दूसरे के जो है पर्याय हैं, ठीक है। अगर इसको समझना चाहें तो गणतंत्र के भीतर क्या होता है, सत्ता को प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। क्या होता है इसमें आप जानते हैं कि यह सरकार जो होता है इसमें का एक रूप है जिसमें के अंतर्गत राज्य का जो प्रमुख राजा नहीं यहाँ पर होता है। और गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें जो सर्वाधिक शक्ति है वो वोट जो देने का है और जो हकदार नागरिक हैं इन्हीं के हाथ में ये होता है। और इसका जो उपयोग है वो सीधे या जो कह सकते हैं या तो सीधे माने प्रत्यक्ष या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधित्वों को जो प्रतिनिधि हैं इनको चुनते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सभी वोट से होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझने समझाने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, संविधान का जो भाग है वो भाग 4 जो है यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाग में, चतुर्थ भाग जो आर्टिकल है, अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 36 से 51 में वर्णित है। और जो नीति निर्देशक तत्व है या नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और ये आयरलैंड से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। ये अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से ये लिया गया है। और अगर बात करेंगे दोस्तों, यह जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या जो ये राज्य के लिए क्या करता है, एक व्यापक निर्देश के रूप में है कि मैंने ऐसा आपको करना है, ऐसा राज्य बनना है, कल्याणकारी राज्य बनना है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार जो राज्य की जो विधायी है और जो कार्यकारी शक्ति है इसका दोस्तों जो है उपयोग किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर आपका वर्णित है। और इसमें काफ़ी चीज़ें देखेंगे, चाहे आपका समान नागरिक संहिता हो गया, चाहे मतलब एक ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई भी आपका जैसे स्मारक है उसको गंदा न करना, पशुओं के संरक्षण की बात की गई है, वन्य की बात की गई है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति जो होती है इसको कई लोग अब आम बोलचाल में महंगाई कह देते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण है वो जो मुद्रा जो पूर्ति है इसमें अगर वृद्धि हो जाती है, माने पैसा ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों क्या है वो हो जाता है। मतलब अगर इसमें बात करेंगे, इसमें मतलब डीप में अगर आप जाएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दोस्तों जो है काफ़ी यहाँ पर तरीके अपनाता है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ पैसे कोई होल्ड पर रखता है, टैक्स घटाता है, बढ़ाता है तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बाज़ार पर भी और भी चीज़ें जैसे कि चीज़ों के आयात निर्यात पर बहुत सारी चीज़ों पर ये जो है
पर्टिकुलरली दोस्तों जो है कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मुद्रा में वृद्धि, मुद्रा जो पूर्ति है, मैंने पैसा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सामान जो है ना, इसी सामान के लिए मान लीजिए इसके लिए 5 रुपये था, ठीक है, और सब लोगों के पास 25-25 रुपये पहुँच गए, तब इसी सामान का लोग बोली लगाएंगे 20 रुपये 30 रुपये, या ज़्यादा ले खरीदेंगे, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी ज़्यादा, तो ये महंगाई हो जाता है, ऑटोमेटिक ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन का नाम बताना है। तो औद्योगिक वित्त की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका IDBI हो जाएगा, ठीक है। देखिए IDBI का जो कह सकते हैं जन्म कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो संस्था के रूप में ये दोस्तों आपका हुआ था 1964 में दोस्तों जो है, एक वित्तीय संस्था के रूप में इसका जो है कह सकते हैं कि गठन हुआ था, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा दोस्तों जो है 22 जून को दोस्तों जो है अधिसूचना के द्वारा ये हुआ था। और बात करेंगे अस्तित्व में जो आया था वो 1 जुलाई 1964 में दोस्तों जो है ये अस्तित्व में आया था। और लगभग दोस्तों अगर बात करेंगे इसे कंपनी अधिनियम, जो कंपनी का अधिनियम है 1956 की धारा जो है वो 4 के अंतर्गत इसको जो है इसके प्रावधानों के अंतर्गत इसको रखा गया था, और इसको एक जो है वित्तीय संस्था के रूप में शुरू में रखा गया था। और इसके 40 साल बाद लगभग, यानी 2040 वर्ष बाद क्या हुआ, 2004 में इसको दोस्तों जो है बैंक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आइसोटोन क्या होता है। तो जो आइसोटोन है यह नाभिक है, क्या है, यह नाभिक होते हैं जिसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान वाला ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और दोनों परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या होता है Z और द्रव्यमान संख्या A, ये अलग अलग हैं लेकिन जो है मूल्य समान है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है तो इसको आइसोटोन कहा जाता है। तो राइट आंसर का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो अम्लीय घोल यानी 7 से जब कम रहता है तो अम्ल हो जाता है, और जब ज़्यादा रहता है तो क्षार हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर उदासीन या तटस्थ कहते हैं। तो अम्लीय घोल कम वाला रहेगा, यानी 7 से कम जो है ऑप्शन जहाँ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी पर या पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है भैया? क्योंकि दोस्तों जो है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो माने वो अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए झुक जाता है। अब इसका एक कारण है, जैसे पर्वत पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है ना, तो आगे इसलिए झुकता है ताकि शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है इसके माध्यम से बताई गई जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये इसके भीतर होनी चाहिए, इसीलिए दोस्तों, और स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये आगे की तरफ झुक जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शंस के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका भार दोस्तों जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान समान रहेगा या द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अब क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी वस्तु है, जैसे हमारा ही जो है भार, वो यहाँ पर कोई कुछ और रहेगा और चंद्रमा पे कुछ और रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम रहता है, तो इसलिए आप देखेंगे चंद्रमा पे जब वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो हल्के भी कदम रखते हैं तो लगता है कि उछड़ रहे हैं, स्प्रिंग फिट है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तो यहाँ पर पत्थर की बात की गई है, तो पत्थर अगर हम वहाँ से लाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वही वाला बात होगा, भार उसका दोस्तों बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? सेब है, अमरूद है, आम है, तो ये तो सोचना भी नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, अगर बात करेंगे बायोलॉजी को, तो इसमें दोस्तों जो है 2 भाग में आपके बांटा जाता है, एक जो है जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है। अगर बायो को बात करेंगे तो इसमें जो जंतु हैं उनका अध्ययन होता है, और बॉटनी भी जानते हैं वनस्पति का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप देखते चलिए। नेक्स्ट बात करेंगे, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो अपर्दन कहते हैं,
जिसे वायु अपर्दन, जल अपर्दन कहते हैं। देखिए जल अपर्दन नलिकाओं द्वारा बारिश में क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है नदी के किनारे, या कई जगह देखेंगे कि जो आपका एक इटावा के आसपास की जगह है वहाँ पर काफ़ी कटाव होता है। और वायु के द्वारा जो ऊपर का, जैसे रेगिस्तान बन जाता है, ऊपर का जो होता है हवा उड़ा के लेके चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपका अपर्दन होता है, तो उसको अपर्दन कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? तो यौगिकीकरण जो है ये पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा का यौगिकीकरण जो है हरे पौधे करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जानते ही हैं कि ऐसी एक प्रक्रिया है जो कि क्या होता है, पौधे और अन्य जीव, अगर बात करेंगे समुद्र में भी आदि जो आपके शैवाल हैं ये सब भी करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेनली पूछा है तो हरे पौधे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक चक्र है प्रकाश संश्लेषण, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यौगिकीकरण जो होता है वो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का कौन करते हैं, हरे पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो ऑरेकल है ये क्या है? तो ऑरेकल दोस्तों जो है एक निगम द्वारा स्थापित है, विपणन वाला जो आपका यहाँ पर डाटाबेस सॉफ्टवेयर वाला है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बहु मॉडल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है ये। और आमतौर पर दोस्तों जो ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण है, यानी जो ऑनलाइन लेन देन वाला है, यानी OLTP जिसको कहते हैं, और डाटा वेयर हाउसिंग यानी DW जिसको कहते हैं, और जो मिश्रित वाला है यानी ओरेकल TP और DW डाटाबेस जो वर्कलोड चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन लेन देन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट देखिए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में 15-15 होती है, ठीक है। इसमें 8 दोस्तों आगे होते हैं जो 1 से लेकर 8 होते हैं, और पीछे दोस्तों जो है आपके 9 से लेकर 15 उनकी रैंकिंग मैं बता रहा हूँ वो रहते हैं। अगर बात करेंगे इसमें विकल्प भी रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ किसी को हो जाता है उसके लिए, तो वो उसमें दोस्तों जो है 8 लोग और आपके रखे रहते हैं, 16 से 23 कह सकते हैं। तो पक्ष की बात किया है तो 15-15 यहाँ पर पक्ष में होते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अरुंधति राय जी को जो मिला हुआ है 1996 जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसके लिए मिला हुआ है, 1996, ठीक है। याद रखिएगा, अरुंधति राय जी को बुकर पुरस्कार मिला हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये इनका पहला उपन्यास है और भारतीय लेखिका हैं अरुंधति राय जी का पहला उपन्यास ये है। और पुस्तक में पता चलता है, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो लोगों के जो व्यवहार हैं और उनके जीवन में कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं, छोटा छोटा जो व्यवहार है वो करता है। और अगर बात करेंगे 96 लिखा है, और इनको जो मिला था 1 साल बाद यानी 1997 में दोस्तों इनको बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने क्या किया, बादामी के जो चालुक्य हैं इनको पराजित किया? तो कर्नाटक के राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है इनके जो सर्वशक्तिशाली अगर बात करेंगे शासक थे वो थे दंती दुर्ग, ठीक है। दंती दुर्ग का जो समय है वो 735 से 756 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इनका ये शासनकाल है। तो इसमें इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने मान्य जो खेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य हैं इनकी स्थापना किया। और इन्होंने क्या किया, 53 में जो 56 है ना, यहाँ से 53 में नहीं 753 में इन्होंने जो चालुक्य को हराया और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण किया। किसने? दंती दुर्ग ने। याद रखिएगा, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण किया। और इन्होंने लता यानी गुजरात की बात कर रहे हैं, मालवा और तनखा जो कलिंग है, और मध्य भारत में जो शेषनाग यानी शासकों को दोस्तों इन्होंने पराजित किया और कई यज्ञों को इन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का, रेशम पालन को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग सभी को आंसर कर देना चाहिए इसको। सेरीकल्चर कहते हैं। देखिए पीसी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और एपी कल्चर है। इन तीनों का भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सेरीकल्चर में थोड़ा सा ये बता दें कि जो रेशम कच्चे रेशम का उत्पादन के लिए किया जाता है और कीड़े पाले जाते हैं। और बात करेंगे जो कोकून धागा इससे प्राप्त होता है और कई प्रजाति के इसमें छोड़े जाते हैं। अब ये हटाइए, अब ये बताइए एपी कल्चर में क्या होता है, पीसी कल्चर में क्या होता है और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पहला नंबर जीके का सेट पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।